हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें 31 जुलाई की शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों सीवीटी 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीवीटी 2 की बनी है और आरपीएफ एसआई की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहां से अपने पीवाईक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आपकी तैयारी में निखार आएगा और कंप्लीट तैयारी आपकी अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं, वहां से आप सवालों को वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा मैनेज करना दोस्तों, ठीक है। फिर भी मैं अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। दोस्तों, मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है 27:7। देखो, ये स्टार्टिंग में था, ठीक है, और ये कहता है कि इसमें पानी मिला दिया, तो ये तो कांस्टेंट रहा मिल्क। इसका मतलब ये 3 था तो ये 27 था तो ये भी 27 होना चाहिए था, है ना। तो ये तो 3 है, तो क्या करोगे, बराबर करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 9 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9। देखो 27 टूटा 27 पड़ा है, नहीं मिलाया 0, 7 से पानी हो गया 9, इसका मतलब 2 रेशो मिलाया है। देखो रेशो में अगर टोटल करोगे तो 27 और 7 34 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी 85 लीटर। आपको 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है जो मिलाया है, वो ये कितना पानी आपने मिलाया। तो 34 बराबर 85, तो 2 बराबर कितना आएगा, 85/34 इंटू 2, 2 से काटा 17, 17 5 85, तो आ गया दोस्तों 5 लीटर आपने पानी मिलाया है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक तरीका और है दोस्तों, देखो जो कांस्टेंट पार्ट रहता है उसको इक्वल करो 2 कंडीशन में, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद। ठीक है, आपने पानी मिलाया, इसका मतलब मिल्क कांस्टेंट रहा, समझ गए ना। इसका मतलब 85 लीटर टोटल था और 27 और 7 34 टोटल की वैल्यू होगी रेशियो में। इनटू में मिल्क कितना आएगा, 27 रेशियो है तो 27 आ गया। इतना ही मिल्क होना चाहिए किसमें, नए मिश्रण में। नए मिश्रण की टोटल मात्रा x मान ली, नए मिश्रण का रेशियो ये दिया है, ठीक है। टोटल कितना, 4 रेशियो। मिल्क कितना है, दूध 3 है तो 3 हो गया। अब यहां से सोल्व कर लीजिए, 3 से काटा 9 बार, 17 दूनी 34, 17 5 85, और ये 2 दुआ 4, 9 5 45, 45 दूना 90। एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 90 लीटर। देखो पहले 85 लीटर था, अब 90 हो गया, कितना लीटर मिलाया, 5 लीटर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हरी की आय मधु की आय से 20% अधिक है। मधु की आय हरी की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। देखो हरी और मधु का रेशियो है, मधु की आय से मतलब नीचे वाला किसकी वैल्यू होगी, मधु की, इससे अधिक है तो इसकी 6 होगी, 1 अधिक। अब कहता है ये इससे कितना कम है, मधु की आय किसकी, हरी की आय से 1 कम है, किससे, हरी से, तो नीचे आ गया। 1/6 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 16 से ही 2/3%।
आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में, बी 10 दिन में ए शुरू करके यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों अल्टरनेट डे वाला सवाल है ये, एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। तो देखो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 10 दिन में, टोटल वर्क 60, 12 5 60, 10 6 60। देखो पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी, इसी प्रकार चलता रहेगा। अब आपने देखा कि इनका पैटर्न बन रहा है 2-2 का, 2-2 दिन का। तो 2 दिन में काम कितना होगा दोस्तों? आप बोलो सर पहले दिन इसने 5 लड्डू खाए, दूसरे दिन बी 6 खाएगा, तो 2 दिन में टोटल कितने लड्डू हो गए? 11। आपको इन 60 लड्डू के नजदीक जाना है, कितने से गुणा करोगे? 5 से। इसका मतलब ये 11-11 लड्डू के 5 दिन के पैटर्न बनेंगे इस प्रकार, 1 2, इसमें भी 11, इसमें 11, इसमें 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, है ना, 5 55 हो गए। ठीक है, कितने दिन लग गए? 10 दिन लग गए। अब कौन आएगा? जो स्टार्ट कर रहा है वो, उसकी बारी आएगी। तो वो कितना खाता है? 5 लड्डू, और कितने दिन लेता है? 1 दिन। इसका मतलब 60 लड्डू खाने में टोटल 11 दिन का समय लगेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 11 डेज। नेक्स्ट, छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3600 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। पूर्ण घन का मतलब दोस्तों वो संख्या किसी प्राइम नंबर का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर बनाते हो, प्राइम नंबर का स्क्वायर बनाते हो, ठीक है ना, अभाज्य संख्या में तोड़ते हो, तो 3600 को आप तोड़ोगे तो 2 की पावर 4, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे तोड़ लो, 36 को लिखोगे 4 × 9 और 100 को लिखोगे 4 × 25। 4 चौके 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, 9 का मतलब 3 की पावर 2 और 5 की स्क्वायर हो गया। अब आपको क्यूब बनाना है, तो जैसे 2 की पावर 3 तो इसमें से बन जाएगा। क्या 3 की पावर 3 है क्या? इसमें पावर ही 2 है, इसमें भी 2 है, 3 की पावर 3 तो आएगी नहीं। इसका मतलब आपको क्यूब चाहिए, तो वो तो इससे मिलेगा अकेला। इसमें से क्यूब निकाल दो, बाकी बचा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर मैं इनको हटा दूं तो ये जो बचेगा 2 की पावर 3, ये देखो पूर्ण घन बन जाएगा, बनेगा ना। इसका मतलब इनसे डिवाइड कर दो, हटाने का मतलब 25, 25 निमा 225, 225 का डबल किया 450, तो इनसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु P पर एक खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष S को देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात उसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो दोस्तों, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये अपनी आंख से देख रहा है, एक मीनार है इससे कुछ मीटर दूरी पर, इस मीनार के शीर्ष S को देख रहा है, तो यहां से जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। अब ये कहता है कि ये व्यक्ति यहां से चलता है और कहां जाता है? मीनार की तरफ जाता है, यहां पहुंच गया मान लो, ठीक है। अब यहां से इस मीनार को देखता है तो ये कोण बन जाता है 45 डिग्री। अब आपको पूछा है तो इस P पॉइंट से, ये पॉइंट है P, इस मीनार की टोटल डिस्टेंस ज्ञात करो कितनी है। कैसे करेंगे दोस्तों? आपको चीजें पता होनी चाहिए। 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, ये 30 के सामने की भुजा 1 रेशो, तो 60 के सामने की भुजा √3 गुना होगी इसका, और ये 30 डिग्री के सामने की भुजा का डबल होगा, 30 के सामने 1। अगर क्या होगा? 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये तो 90 है,
तो ये 1 ये भी 1, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसमें देखो ये 45 तो ये भी 45, छोटे वाले ट्राइंगल में ये 1 है तो ये भी 1 कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि यही तो ट्राइंगल लिया है। अब आप बड़े वाले में देखो 30 डिग्री, 30 के सामने की भुजा ये पूरी होगी, मीनार की ऊंचाई, ये कितना रेशियो है, 1। तो ये पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण इन दोनों भुजाओं से बनेगा, मतलब ये पूरी दूरी आएगी, ये आएगा √3, है ना, बताया है देखो। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 तो ये पूरा 60 बनेगा, 60 के सामने की पूरी भुजा √3 होगी। अब पूरी √3 ये कितने मीटर चला था, यहां से यहां तक, आप बोलो सर 20 मीटर चला था। इसका मतलब पूरी √3 ये 1, तो ये इतना पार्ट रेशो में कितना होगा, आप बोलोगे √3 - 1 होगा। इसकी वैल्यू तो दे रखी है आपको, √3 - 1 रेशो की वैल्यू है 20 मीटर। आपको पूछा है पूरी लेंथ कितनी है, √3, इसकी वैल्यू निकालो। ये दोस्तों आप ये मत कर देना, √3 - 1 बराबर 20, ये एक इधर आके ऐड कर दो, √3 की वैल्यू 21 होगी, है ना, क्योंकि ये मीटर में है, ये रेशियो है, ठीक है ना। तो 20/√3 - 1 नीचे आ गया। अब ये √3 निकालनी है तो √3 से गुणा कर दो। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करोगे √3 प्लस का ऊपर, √3 प्लस का नीचे गुणा करना है। ऊपर कितना आएगा 20 और इसको अंदर गुणा कर दो, तो ये बनेगा दोस्तों √3 का √3 से हो गया 3 और ये प्लस का √3 हो गया, और नीचे √3 - 1 √3 + 1 3 - 1 2 आएगा। इसको काट दिया, कितना आ गया दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। 10 तो 10 दिया, 30 गुणा कर दो इसको, प्लस 10 √3 का मतलब 1.732, इसका 10 से गुणा करोगे तो ये 17.32 बनेगा। 30 और 17.32 का मतलब हो गया 47.32। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। काफी अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन करवाइए दोस्तों, बाकी तो आपको आता ही है। नेक्स्ट, 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी थी। दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार मैंने देखा है, पहली बार इसको आपको मैं करवाऊंगा। देखो इसका मतलब वो, इसमें 3 चीजें आती है, जन्म कब हुआ, ठीक है, एक तो इसका वर्ष होगा और एक आयु होगी, इससे आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। जब जन्म होगा तब कोई ना कोई वर्ष तो होगा, जैसे आपका जन्म हुआ 1995 में जन्म हुआ, या 2005 में जन्म हुआ, या 2003 में जन्म हुआ, या 1980 में जन्म हुआ, तो ये तो वर्ष है। इसने जो बात बोली है वो क्या बोली है कि 1944 में अल्फ्रेड की आयु, ये एज दी है, उसके जन्म के वर्ष, जन्म का वर्ष, ये जन्म हुआ था इस वर्ष में जन्म हुआ, एक्स मान लो इसको, इस समय इसकी आयु कितनी होगी, 0 होगी जन्म के समय, ठीक है। अब ये बोला 1944 में इसकी आयु, ये इस वर्ष की आयु है, 1944 तो देखो आगे जाके आएगा ये वर्ष, है ना, ये भी ऐसा ही आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कहता है 1944 में इसकी आयु है ना, वो कितनी है, जो जन्म हुआ जिस वर्ष में, x ये वर्ष है जन्म का, इसकी 1/80 के बराबर इसकी आयु है, तो कितनी होगी, x/80 होगी। कितनी होगी दोस्तों, x/80 होगी। इसका मतलब आप चीज बताओ, मान लो 2004 में आपका जन्म हुआ, उस समय आपकी आयु कितनी, 0। अगर मैं पूछूं 2006 में बताओ आयु कितनी, आप बोलो सर इसमें 2 साल ऐड किया तो यहां भी 2 ऐड कर दो, 2 साल होगी। अगर मैं पूछूं 2010 में बताओ, आप बोलोगे 2004 में कितना ऐड करें, 6, 10 आएगा, इसमें भी 6 ऐड कर दो,
मतलब 6 साल का हो गया। इसका मतलब 0 में आपने क्या ऐड किया, आप बोलोगे सर x/80, इसकी आयु ऐड की, उतनी आयु आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब इस वर्ष में अगर आप ये आयु ऐड कर दो x/80 तो 1944 के बराबर आनी चाहिए। देखो यहाँ 6 ऐड किया तो आ रहा है वर्ष, यहाँ भी 6 साल आ रहा है ना, यही 6 साल ऐड किए ना यहाँ पे। तो x प्लस x/80 बराबर किसके, 1944 के। तो ये 81x/80 आएगा इक्वल टू 1944। इसको काट दो दोस्तों, कितना आएगा 24 बार। तो x बराबर 24 8 192 1920 आ गया। तो आपका जन्म का वर्ष था 1920, ठीक है ना। अब इस सवाल को मैं आपको बताता हूं दोबारा। देखो 1920 में जन्म हुआ, उस समय आयु 0। ये कहता है 1944 में इसकी आयु, अगर ये पता होता तो आप काउंट कर लेते यहां से कितने साल बनते हैं, है ना, लेकिन 24 साल बनेंगे। लेकिन इसने बोला 1944 में इसकी आयु ये कितनी होगी। आप बोलोगे सर इसने बोला है 1920 जो वर्ष था इसकी 1/80 है, इसको काटोगे तो 24 आएगा। मतलब यहाँ जो आयु है 24 साल है। देखो यहाँ से 24 ऐड करोगे और यहाँ भी 24 ऐड करोगे दोनों तो बराबर आएगा ना, जो चीज मैंने साइड में बताई थी। अगर इसी चीज को मैं लिखूंगा x, इसका जन्म का वर्ष है, 1944 में इसकी आयु बोली, वो जन्म के वर्ष का 1/80 है, ये निकाल दी थी मैंने। यहाँ 0 थी, इसमें कितना ऐड किया, यही तो ऐड किया होगा 0 में, तभी तो x/80 आएगा। इधर भी x/80 ऐड कर देंगे, है ना, तो इसके बराबर होगा। x की वैल्यू आपने 24 वर्ष निकाल ली। और सॉरी 24 नहीं, 1900 कितना आया, 20 आया। अच्छा सवाल है दोस्तों, रिपीट करके जरूर देखना। नेक्स्ट, सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे बाड़े पर लेता है और 75 की चाल से कार चलाते हुए रिसोर्ट पाम के बीच की ओर निकलता है। उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है। वह अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजॉर्ट आकर उससे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 की स्पीड से सतीश वाले मार्ग से होते हुए रिसोर्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सवाल सिर्फ 15 सेकंड का है, ठीक है ना। कैसे 15, 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे में 75 किलोमीटर चला जाएगा वो आगे सतीश। फिर ये पीछे से फोन करेगा अपने पड़ोसी को कि मेरे से मिल, तो इनके बीच की दूरी तो 75 होगी। ये भी 3 बजे आगे जाएगा, ये 3 बजे घर से चलेगा। इनकी स्पीड का अंतर कितना होगा, 75 और ये 90, 15। इसका मतलब 5 घंटे बाद मिलेंगे। कब से, 3 बजे के बाद। तो 3 और 5 8 बजे इसका आंसर होगा। अब कैसे होगा, ये यहां से निकला, ठीक है, 2 बजे, 3 बजे ये यहां पहुंच गया, कौन है, सतीश। कितनी दूरी, 75 की चाल है, 1 घंटे में 75 चल जाएगा। अब 3 बजे यहां से रमन निकलेगा और सतीश यहां से आगे जाएगा। ये 90 की चाल है, ये 75 की चाल है। इनके बीच की दूरी 75 किलोमीटर और इनके एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 15। तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे। 3 बजे के बाद 5 घंटे का मतलब 8 PM पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक दूध वाला 6.4 रुपए प्रति लीटर के भाव पर दूध खरीदता है। वह उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बेचता है। इस प्रकार वह 37.5% का लाभ कमाता है। जो दूध ग्राहक को प्राप्त हुआ उसमें पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों 6.4 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीदा, तो एलिगेशन लगाना है, ठीक है। इसमें देखो अगर पानी मिला रहे तो पानी का रेट तो 0 होगा, 0 रुपए प्रति लीटर।
अगर सवाल में बोल दे कि मान लो बोल दे बिस्लेरी वाटर है जो 10 रुपये प्रति लीटर है या 20 रुपये प्रति लीटर है, तो अपने वो चीज लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो 0 लिखेंगे, पानी। ये मिल्क और ये वाटर। अब ओवरऑल देखो, इसको 37.5% का लाभ। 37.5 का मतलब दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 1/8 की 12.5%, 3/8 की 37.5%। तो 8 रुपए की चीज को 11 में बेच रहा है। ये सीपी, ये एसपी। एसपी दिया है 11 की वैल्यू कितनी, 8 रुपए प्रति लीटर। तो 11 रेशो की वैल्यू है 8 रुपए प्रति लीटर आ गया। आपको सीपी चाहिए 8 की वैल्यू, है ना। 8/11 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, 64/11। अब दोस्तों क्या करो, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ। 10 और 11 का एलसीएम लेके तीनों में गुणा करो। इसके नीचे तो 1 है, 10, 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 110 आएगा। गुणा कर दो सभी में, ठीक है। अब क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये 0 कट गया, 64 इंटू 11, ये पॉइंट हटा दिया था तो 4, 6 और ये 7, 64 इंटू 11 704। ये 0 इंटू 110 का मतलब 0, ये 10 बार कटेगा, 10 को इससे गुणा करो 640। अब एलिगेशन लगा दो तो ये आ गया दोस्तों कितना आएगा, 64 आएगा और ये 640 आ गया। इसको रेशो बनाओ, 10:1 आ गया। अब देखो ये मिल्क, ये वाटर, आपको पूछा है पानी और दूध, तो वाटर और मिल्क का रेशो क्या आएगा, 1:10। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक थैले में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। उनमें से रैंडम रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीली न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों एक थैले के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू। ब्लू कितनी है, 2, ग्रीन कितनी है, 3 और रेड कितनी है, 2। टोटल बॉल कितनी होगी, 7। 7 बॉल में से 2 बॉल उठानी है। अब ये कहता है रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपने 7 में से तो 2 उठा ली, लेकिन प्रायिकता निकालनी है तो इंसिडेंट जो घटना होती है, इवेंट्स, वो क्या होनी चाहिए। आपको बोला है कि नीली गेंद नहीं होनी चाहिए, तो नीली को छोड़ दो, मतलब 5 में से आनी चाहिए। 3 और 2 5, तो 5 में से 2 गेंद आनी चाहिए, बस ये प्रायिकता होगी। इसको सोल्व करो, 5 इंटू 4/2 इंटू 1, 7 इंटू 6/2 इंटू 1, ये कट गया, ये 2, ये 3, 5 दूनी 10 और 7 दिया 21, 10/21 आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल अगर पूछूं मैं दोस्तों यहां पर आपको कि किसी भी गेंद के, किसी भी बॉल के ग्रीन न होने की प्रायिकता ज्ञात करें, न होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, तो कैसे करोगे, तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी कितनी बची, 2 और 2 4। ऊपर तो आएगा 4 में से 2 चुननी है, नीचे 7 में से 2। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। नेक्स्ट, संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। दोस्तों जब भी डिवाइड करते हैं 12,401 को डिवाइजर डी से डिवाइड किया, भागफल 76, शेषफल 13 आया। अब अगर ये संख्या निकालनी है जो भाज्य संख्या होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं रिमाइंडर। तो क्या करते हैं, डी इंटू 76 प्लस रिमाइंडर 13 करने से बराबर आएगा 12,401, जो ये भाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्या। तो ये 13 इधर जाके घटा दो तो डी बराबर ये आ जाएगा 12,388, और ये डी के गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा बाद में। अब इसको काट दो, अगर या तो 19 4 से काट लो, कट रहा है,
या देखो 76 एकम 76, एक बार भाग जाएगा, नहीं तो इसको काट ही लो आप 4 से 19, 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 0 4 नीम 36, 4 साते 28, बटे में 19 रह गया। अब देखो 19 एकम 19, 11 बचा, 19 छिक्के 114, इसका मतलब 1 6, ये देखो ये नहीं आएगा, 1 आएगा 6 आएगा, तो ये तो कट गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों सवाल कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, पर सवाल अच्छा है। कैसे दोस्तों, आपको 3 सर्कल देगा, इसने 3 सर्कल दिए हैं, ये कहता है कि प्रत्येक 2 आपस में मिलते हैं, ये अन्य 2 सर्कल से टच करता है। ठीक है, करता है टच। अब देखो तीनों की रेडियस सेम है, आप बोलो सर ठीक है, तो यहां से यहां तक ये रेडियस, ये भी रेडियस, इसमें भी ये रेडियस, इसमें भी, दोनों में रेडियस रेडियस, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस। अब आप बोलोगे सर इसकी पूरी वजह 2r 2r 2r, तो ये तो क्या बन गया, आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसकी तो रेडियस 3.5 है, तो 2r, ये r की वैल्यू है, 2r 7 हो जाएगी, तो भुजा कितनी होगी, 7 होगी। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है। एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू 7 का स्क्वायर। इसमें से अगर आपको ये एरिया चाहिए, तीनों से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, आपको ये घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? तो कैसे करोगे, इस पूरे समबाहु त्रिभुज के एरिया में से आपने 3 जो अर्धवृत्त बनेंगे, ये अर्धवृत्त नहीं बनेंगे, छोटे पार्ट बनेंगे, ये घटाने हैं। ये सही नहीं बना थोड़ा सा, आप यहां देख लो, इस प्रकार इसको मिलाओगे, ये पार्ट चाहिए आपको, तो ये पार्ट घटाने पड़ेंगे तभी तो आएगा। तो ये कैसे घटाओगे, आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री कोण बनेगा, है ना, तो ये त्रिज्या खंड बन गया। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कितना, 60 डिग्री है, तो πr² बटे 360 डिग्री होता है। आपको ओनली 60 डिग्री का चाहिए, इसको काटोगे 6 बार, तो πr² डिवाइड बाई 6 आ गया। अब दोस्तों ये 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कटेगा, तो इसका मतलब है ओनली πr² बाई 2 घटाना है आपको। करो इसको, 49√3 बटे 4 माइनस 22/7 इंटू, ये तो 2 है ही, r की वैल्यू 3.5 है, तो इसको लिखो 7/2, 7/2, और जो ये 2 है मैं इसको यहां लिख रहा हूं नीचे। अब इसको सोल्व करना है, 7 से 7 गया, 2 से 11, तो कॉमन ले लो 7 जी, कितना आएगा दोस्तों, 7 कॉमन ले लो, तो 7 आ गया, बटे 4 भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 7√3 माइनस कितना, 11। समझ गए ना, ये 4 था यहाँ पे। 7√3 की वैल्यू 1.732 है, तो 7 से गुणा करो, 7 7 7 49, 7 21, 7 19 14, 4 2 11 12, तो कितना आ जाएगा 12.124, तो 7/4 12.124 माइनस 11, तो ये 7/4 इंटू 1.124 बचेगा, घटा दिया इसमें से, 4 से कितना आएगा 7 इंटू 4 दूनी 8, पॉइंट लगा हुआ है, 3 4 8 32, 4 एकम 4, गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, सॉरी 7 दूनी 14 और 5 19, तो 1.67, तो 1.967 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। एक आदमी पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान पे वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है उसे 2 घंटे कम लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो यात्रा में कितना समय लगेगा।
दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है, 2 घंटे नहीं लगते, 2 घंटे कम लगते हैं। इसका मतलब पैदल गया, कार से वापिस आया, टोटल टाइम लगा इसको 5 घंटे 45 मिनट। अब इसने बोला कि दोनों तरफ गाड़ी से जाए, मतलब 2C, तो इसको 2 घंटे, मतलब आप ये नहीं लिखोगे कि 2 घंटे लगते हैं, इसको 2 घंटे कम लगते हैं इस वाले टाइम से, पहले वाले टाइम से। तो कितने बचेंगे? 3 घंटे 45 मिनट बचेंगे, घटा दो इसमें से। ठीक है, अब आपको दोनों तरफ पैदल चाहिए, तो कार को इक्वल कर लो, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 2 5 10 घंटे, और ये 45 दूना 90 मिनट हो गया। अब इसकी वैल्यू ये नहीं रही, ऊपर वाली बन गई। अब घटा दो इसको, ये घटा दो इसको, तो ये 2P बचेगा, ये कट जाएगा। 10 घंटे में से 3 घंटे गए 7 घंटे, 90 मिनट में से 45 मिनट गए 45 मिनट। इसका मतलब आपको दोनों ओर पैदल जाने में 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट, K का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय दे रखा है, 2 समीकरण है कि कोई हल न हो। कोई हल नहीं का मतलब हुआ दोस्तों नो सॉल्यूशन। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी, कभी भी मिलेगी नहीं तो इनका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अगर रेखाएं आपस में मिलेगी तो सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब समांतर की कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता तीसरी भुजा C1/C2 के, मतलब कांस्टेंट पार्ट बराबर नहीं होते। इसका मतलब A1 होता है x का गुणांक, ये रहा, तो 2 बटे दूसरी इक्वेशन 5, x का गुणांक 5 बराबर किसके आएगा? y का गुणांक देखो k, और नीचे y का गुणांक दूसरी इक्वेशन का -7। ये तो इक्वल नहीं है, C1 कितना 11, C2 5। इनको सोल्व कर लो पहले वालों को, तो -14/5 बराबर k की वैल्यू आएगी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः ये रिमाइंडर दे रहा है। दोस्तों जब रिमाइंडर 1 से ज्यादा आए, आपको पता है एलसीएम किसका? संख्याओं का, 20, 25, 35, 40 का। इसमें से माइनस करते हैं कॉमन रिमाइंडर। अब कॉमन रिमाइंडर क्या होता है? आपने 20 से डिवाइड किया, 25 से किया, 35 से किया और 40 से किया, तो रिमाइंडर आ रहा है 15। इसमें 20, इसमें 30, इसमें 35। आप इनको घटाओगे तो ये बराबर आएगा सभी में। देखो, इसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर, ये हमेशा इक्वल आएगा। इसको घटा देते हैं, इनका एलसीएम आएगा 1400, इसमें से कॉमन रिमाइंडर घटाया 5, इसका मतलब है 1395 आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 17 और 520 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से डिविजिबल है। दोस्तों 17 से आगे 6 तिया 18, तो पहली संख्या आएगी 6 18, फिर 6 चौके 24, 6 5 30। इसी प्रकार चलते चलते 520 में अपने 6 का डिवाइड करके चेक कर लेंगे भी कौन सी संख्या आ रही है इससे नीचे वाली। 6 8 48, 4 बचा, 6 6 36, 4 रिमाइंडर है, ये घटा दो इसमें से। इसका मतलब सबसे लास्ट संख्या है 516 जो 6 से डिविजिबल है। ये सारे 6 के मल्टीपल है। ठीक है कि नहीं है दोस्तों? ठीक है, अब इसका आपको टोटल करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अपने देखो एक फॉर्मूला होता है SN पदों का फॉर्मूला योग का, n/2 इंटू a प्लस l। अब आपके पास प्रथम पद भी है, लास्ट भी है, प्रथम लास्ट। आपके पास n नहीं है, ये पद कितने हैं, है ना? ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? 18, 24, 30 डैश डैश 516। जब भी n की वैल्यू निकालनी हो, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस करो, 516 माइनस 18 डिवाइड कॉमन डिफरेंस देखो 6 6 का चल रहा है, +1 करते हैं, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 84 आएगा पूरे को। ठीक है,
तो ये आ गई n की वैल्यू 84 डिवाइड बाई 2। पहला और लास्ट पद को ऐड कर दो, 516 और 18, तो 16 और 8 24, 534 बनेगा। 2 से इसको काट दो, 42। अब देखो 2 और 4 का गुणा करो तो 4 दूनी 8, इकाई अंक आएगा 8। इन सभी में इकाई अंक 8, इसी में आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ तो कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन यहाँ तो जो बच सकते हो बचो, ठीक है ना। नेक्स्ट, 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों आसान है, 116% की वैल्यू विक्रय मूल्य दे रखा है 40.60। तो 100% आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो 40.60 इसका पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, इंटू में 116 की वैल्यू होगी, गुणा में 100 की चाहिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काटोगे 35 रुपीज आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट, अरुण और शेखर के पास कुछ धनराशियां हैं। यदि अरुण शेखर को 30 रुपये दे देता है तो शेखर के पास अरुण के पास बची धनराशि से 2 गुनी धनराशि हो जाएगी। इतनी लाइन से ही आपका आंसर आएगा। कैसे दोस्तों, देखो प्रारंभ में अरुण और शेखर के पास निम्न में से प्रत्येक के पास क्रमशः पूछा है, मतलब पहले अरुण फिर शेखर है, ये अरुण शेखर ऐसे ही है। इसका मतलब आपने ए ऑप्शन उठाया, अरुण के पास 34 रुपये, इसके पास 62 रुपये है। अरुण ने अपने 30 रुपये निकाल के किसको दे दिए, शेखर को। ये कहता है इसके पास 4 बचे, इसके पास कितने हो जाएंगे, 92 हो गए। ये कहता है अरुण के पास जो धनराशि बची उसका डबल है किसके पास, शेखर के पास। क्या डबल है, क्या नहीं है, तो आंसर नहीं होगा ये ऑप्शन। दूसरा 34 और 72, इसमें से 30 निकाल के अरुण से आप शेखर को दे रहे हो, क्या ये डबल होगी, क्या जो शेखर की धनराशि है इसका डबल होगी क्या ये, आप बोलो सर नहीं होगी। देखो ये तो 100 के पास जा रही है। तीसरा ऑप्शन 62 और ये 34, इसमें से 30 निकाला, इसको 30 दिया। अब देखो इसके पास हो रहा है दोस्तों कितना, 32, ये हो रहा है 64। ये अरुण के पास, ये शेखर के पास। देखो अरुण से डबल हो रही है, अब इसके पास हो रही है ना, आप बोलो सर हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही है। अब ये वाली लाइन भी इसमें रखोगे तो ये भी आपका सही आंसर देगी। ओके। नेक्स्ट, किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों समकोण त्रिभुज बनेगा। सीढ़ी का मतलब हो गया कर्ण की लेंथ, ये 60 डिग्री है और सीढ़ी से इस दीवार के बीच की दूरी 15 मीटर है। ये 60 तो ये 30, 30 के सामने की भुजा 1/, तो 60 के सामने की भुजा √3, और कर्ण कितना होता है, 30 डिग्री के सामने की भुजा का डबल होता है। ये 1/, तो ये 2/। अब देखो 1 की वैल्यू 15 मीटर, तो 2 की वैल्यू 30 मीटर हो जाएगी। आपको सीढ़ी की लेंथ पूछी थी, 30 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। देखो कोई धन है 1 रुपया, ये 2 गुना हो गया कितने साल में, मतलब 2 की पावर 1 हुआ कितने साल में दोस्तों, आप बोलो सर 15 वर्ष में। लेकिन ये बोल रहा है कितने साल में 8 गुना होगी। 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 होने में, तो 2 की पावर 3 मतलब 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 45 साल लगेंगे। इसको आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक टैंक की आंतरिक भाग की लंबाई 25 12 6 है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत ज्ञात करें। दोस्तों जैसे आपका कमरा है, मकान कोई भी है, इसमें अगर 4 दीवारें करें तो 4 दीवारों का एरिया कितना होगा, 2 इंटू हाइट
इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो इसकी आ गई चारों इसकी दीवारों, इसका एरिया आ गया। तली का मतलब हो गया फर्श, फर्श में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका एरिया भी तो काउंट करना पड़ेगा, तो प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। अब एरिया निकाल लो, 2 इंटू हाइट है 6, लंबाई चौड़ाई 25 और 12 37, प्लस 25 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये 37 छिके 222 दूना 444, प्लस कितना हो जाएगा 25 इंटू 12 300, इसका मतलब 744 मीटर है क्या, मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया टोटल, 4 दीवार और तली का। कहता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा देगा 75 पैसे, तो 744 का खर्चा करोगे तो इसको गुणा कर दो, 75 पैसे का मतलब 3/4 रुपये हो गया, ठीक है ना। 75 पैसे को 100 पैसे से डिवाइड कर दोगे रुपया बन जाएगा, इसको सोल्व करोगे 3/4 रुपया आ गया। 4 से काटा 18, 4 छिक 24, 3 छिके 18, 3 8 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, तो 558 रुपये आपका टोटल खर्चा लगेगा। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों एक क्लास में मान लो आपको दिए हैं, एक तो पास स्टूडेंट है और एक है फेल स्टूडेंट। आपको दिए 40 छात्र फेल हुए हैं, ठीक है। अब आपको सारे डेटा दे रखे हैं पास वाले, आप ओवरऑल पास परसेंटेज निकालो, फेल परसेंटेज निकालो, पता चल जाएगा कितना आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 100% हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो मैं पास इस सेक्शन का पार्ट यहां लिख रहा हूं, इसमें देखो इसने बोला इंग्लिश में क्या हुआ 80% छात्र पास हुए। दूसरा मैथ्स में क्या हुआ 85% छात्र क्या हुए पास हुए। कहता है दोनों में कितने हुए 75%। अब 80 में से 75 गया, 5% केवल इंग्लिश में। 85 में से 75 गया, 10% किसमें केवल मैथ्स में पास हुए, ठीक है। केवल इंग्लिश, केवल मैथ और दोनों में पास हुए, इनको जोड़ देंगे तो टोटल पास आ जाएंगे। अगर ये 85 और 80 जोड़ते हैं सीधा तो इसमें डबल हो जाता है, ये 75 वाला मतलब इसमें भी पास होने वाले आ जाते हैं, इस वाले भी आ जाते हैं, है ना। तो इसको अपने डबल ना हो इसलिए अपने इनको ओनली अंदर वाले निकाल के ऐड करेंगे। तो 5 75 80 80 और 10 90% छात्र पास हुए। तो फेल कितने हुए होंगे 10%। 10 की वैल्यू 40 दे रखी है, टोटल 100% होंगे। 100 की वैल्यू निकाल दो, कितने आ गए 400। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों देखो, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य सीपी मान लिया, अगर आपको लाभ हो रहा है, आप बेच रहे हो किसी वस्तु को एसपी पर, प्रॉफिट हो रहा है मतलब पी प्रॉफिट, तो यहां पर प्रॉफिट क्या आएगा एसपी माइनस सीपी आएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप बेच तो यहां भी रहे हो लेकिन लॉस हो रहा है। अब ये लॉस का फॉर्मूला यहां कितना आएगा, आप बोलो सर सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तभी तो लॉस होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है जो लॉस हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहां से इसका बेसिक तो ये बनता है, आप इसका रेशियो दिया होगा कि दोनों बराबर है, इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है 1:1। अगर कई बार बोल देगा जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट का डबल हो रहा है, मतलब प्रॉफिट 1 है तो इसका 2 गुना लॉस हो रहा है, ऐसे भी आ सकता है। कई बार बोलेगा प्रॉफिट जो लॉस का
3 गुना है, मतलब ये लॉस 1 हो रहा है तो प्रॉफिट 3 हो रहा है। अब ये दोनों बराबर है तो इसमें क्या करोगे, लॉस ऊपर आया, आप लॉस से ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी माइनस सीपी, ये लॉस ये प्रॉफिट, और इनका रेशो सही लिखना है। अब इस सवाल में आओ दोस्तों, 832 में बेचने पर लाभ होगा तो एसपी 832 माइनस सीपी, तो ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट। लॉस कितना होगा, आप बोलो सर सीपी माइनस ये रहा एसपी होगा 448, और दोनों बराबर है तो 1:1 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, 832 माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस 448। ठीक है, ये सीपी इधर जाएगा 2 CP बचेगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो 1200 कितना बनेगा 80, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 640। अब 50% लाभ चाहिए तो एसपी आएगा 640 का 150%, निकाल दीजिए, 2 जीरो कट गई तो ये हो जाएगा 32, ये 96,960 रुपये एसपी आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर दोनों बराबर हो तो इसका शॉर्टकट क्या है वो भी देख लो। अगर देखो 832 में बेचने पर होने वाला लाभ 448 में बेचने पर होने वाली हानि के इक्वल है, इन दोनों को ऐड करो 1280 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका सीपी कितना 640 रुपये। अब आपको अगर सीपी पूछा होता तो ये आंसर होता, आपको 50% लाभ कमाने के लिए एसपी, तो सीपी का 150% निकाल दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 960 रुपये। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया, चौड़ाई को दुगुना कर दिया, कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रेशियो 4 3 2। अब यहां से चारों दीवारों का एरिया निकालने का फॉर्मूला दोस्तों 2 इंटू हाइट लंबाई प्लस चौड़ाई, पीछे भी सवाल आया था है ना। पहली कंडीशन में आप लगाओ, दूसरी कंडीशन में भी लगाना है, कितना आएगा। इसने बोला लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया, 4 की जगह 2 कर दिया आधा, 2 की जगह 1 कर दिया, और जो चौड़ाई है उसको डबल कर दिया 6। अब देखो इनसे आप निकालो ये एरिया कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू हाइट 2, लंबाई चौड़ाई 7 हो जाएगी, टोटल 4 और 3 तो 14, 14 दूना 28। यहां से देखो 2 इंटू 1 6 और 2 8, 8 दूनी 16, चारों दीवारों का एरिया 28 था, अब 16 है, इसका मतलब 12 की कमी हुई है, किससे 28 से, तो 12 की कमी 28 पर, 100 पर बताओ कितनी कमी होगी परसेंटेज में। 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 7, तो 300/7 को सोल्व कर लो, या 1/7 होता है दोस्तों 14.28%। ठीक है, और 3/7 का मतलब 3 से गुणा कर दो, तो 28 थी 84 और ये 14 थी 42, 42.84% के लगभग आपका आंसर आएगा, और कम आएगा, देखो कमी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, 5 मानों का प्रसरण ये दे रखा है, मानक विचलन ज्ञात करना है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, और वेरिएंस जो प्रसरण होता है वो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.64, सिग्मा चाहिए आपको तो इसका रूट कर दो, तो 0.64 का अंडर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा 0.8 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये सोल्व करना है दोस्तों, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। इसको सोल्व करोगे a प्लस बी करोगे तो 54 और 45 से 99, 542 और 468, तो ये 1 बनेगा तो 100 हो गया। इनटू इनको घटाओगे तो घटा लो, 12 में से 8 गया 4, और 13 में से 8 बचेगा 5 गया, और कितना बच गया दोस्तों यहाँ
4 में से 4 गया 0 और ये बच गया 9। इसको भी घटाओ, 4 आ गया, 13 में से 5 गया 8 आ गया, 6 में से 6 गया 0 और 61 में से ये 52 जाएंगे 9। तो ये पार्ट तो कट गया, 100 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, tan थीटा दे रखा है, वैल्यू पूछी है 2√3 cot थीटा प्लस 1। तो दोस्तों cot थीटा निकालो, यहां से क्या आएगा, आप बोलो सर उल्टा कर दो, tan का उल्टा cot। अब ये वैल्यू रखो इसके अंदर, 2√3 इंटू 2/√3 प्लस 1 और प्लस का 1। अब दोस्तों इन दोनों में देखो, ऊपर 2 2 4√3 √3 प्लस 1 और प्लस में 1 है। इसका एलसीएम ले लो, तो ये आप सोल्व करोगे तो 4√3 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आएगा। इनको ऐड कर दो, 5 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अब कुछ मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 5√3 प्लस 1/√3 प्लस 1 को काट के बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता है, कट के ये 5 बच जाएगा। इसमें फर्क है दोस्तों, ये होना तब ये पूरे 5 के गुणा में √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1 है। अब ये कटेंगे से, ये तो 5√3 इसके गुणा में है ना, ऐसे नहीं हो, इसको डायरेक्ट कट जाएगा, प्लस 1 है ये देखो, ये पूरा इस प्रकार है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं काट मत देना। नेक्स्ट, ये सोल्व करना है दोस्तों। देखो काफी अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, कहीं थोड़ी सी भी इधर उधर हुए तो आंसर गलत हो जाएगा। 3 चौके 12 और 1 13/4 माइनस 5 से 5 और ये 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 नीचे आ जाओ। 3 चौके 12 और 1 13/3 आएगा। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में 5/1 हो गया, माइनस 3/10 प्लस 21 5 105 और 1 106/5 हो गया। इसमें 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, देखो 10 बन गया, 10 बन गया, 106 दूना 212 और 3 215/10 आ गया। 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 4 5 दिया 15, 43/2 आ जाएगा। किससे दोस्तों, इस पूरे पार्ट से। अब माइनस देखो 3 एकम 3 और 2 5/3, 2 एकम 2 और 1 3/2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 13 3 39 में से 4 दूनी 8 गया, 31/12, ठीक है। और ये 13 5 65 दूना 130 में से 43 दिया 129 जाएगा, देखो 43 दिया 129 और नीचे 3 दूनी 6, 1/6 आएगा। माइनस 3 से 3 कटा 5/3 आ गया, ये 6 से कटा 2 तो 31/2 माइनस 5/2, ये 2 आना था ना यहाँ, 31 में से 5 गया 26/2 का मतलब आंसर आ गया आपका 13। तो काफी कैलकुलेशन है दोस्तों, ध्यान से करना। अगर एक बार में गलत हुआ, दूसरी बार करने जाओगे आपके 3 से 4 मिनट चले जाएंगे। नेक्स्ट, ये लास्ट सवाल है दोस्तों। देखो अगर पॉजिटिव संख्या हो 7/10, 5/8, 2/3, तो अपने देख लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, इनमें 10 से गुणा कर लेते हैं, समझ गए। लेकिन दोस्तों नंबर लाइन में 0 1 2 3 इस प्रकार आगे जाते हैं, -1 -2 -3 -4 है ना, अनंत तक जाते हैं माइनस में। तो 0 से पॉजिटिव साइड में अगर आगे बढ़ेंगे तो मान बड़े होते जाते हैं, और नेगेटिव में जितने 0 से दूर होते जाएंगे उतने मान छोटे होते जाते हैं। मतलब -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, लेकिन इधर 2 बड़ा नहीं है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, उल्टा होता है दोनों साइड, ठीक है। इसमें माइनस वाले आए हैं तो 7/10, ये 5/8 माइनस, और ये 2/3, इनमें 10 का गुणा कर लो दोस्तों। इसका मतलब है नेगेटिव में जो सबसे
इसमें से बड़ा मान आएगा, बड़ा मान होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, है ना, और जो छोटा मान आएगा छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, उल्टा होगा। तो इसको काटा 7 माइनस का, ये 8 छिके 48 और 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40 और ये 6.66 आएगा। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, क्योंकि देखो इसको भी देखोगे, जीरो के सबसे नजदीक 6.25 है ना, 6.25, फिर 6.66 आएगा, फिर कौन सा 7 आएगा। इन तीनों में ये देखो जीरो से दूर जाएगा तो सबसे छोटा ये होगा, तो ये 7 वाला कौन सा है, -7/10, फिर 6.266 वाला तो 2/3 वाला, और सबसे 5/8। ठीक है, तो ये इसका आरोही क्रम सही रूप होगा। ऑप्शन शायद नहीं मिलेंगे, थोड़े से गलत हो गए होंगे, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।